सबसे पहले कमोडिटी मार्केट है क्या? देखिए, कमोडिटी मार्केट जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कमोडिटी में ट्रेडिंग करना, जो कमोडिटीज़ है जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है और जैसे कि हार्ड कमोडिटीज़ होती हैं जैसे मेटल्स होते हैं सारे, आयरन है, स्टील है, निकेल है, कॉपर है और दूसरी चीज़ जैसे कि मिसाल के तौर पे गैस है, ये सारी चीज़ें या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, उसकी ट्रेडिंग जो होती है। तो कमोडिटीज़ में ट्रेड करना, इसके अंदर क्या कायदा है? इसके अंदर दीन इस्लाम में तो कायदा यही है, जैसे कि हम सब जानते हैं, कि सोने और चांदी में ख़ास पाबंदी है। सोने और चांदी के ताल्लुक से तो ख़ास पाबंदी है कि सोने और चांदी के अंदर अगर ट्रेडिंग करना है, तो आपको यदन बियदिन, हैंड टू हैंड ट्रेडिंग करना है, यानी उसके अंदर क्रेडिट वाला मामला नहीं हो सकता। यानी सामने क्लियर कट यदन बियदिन ट्रेडिंग करना है। ठीक है। कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की जब बात कर रहे हैं तो मैं कमोडिटी मार्केट पे नहीं आ रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग की। हाँ, सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, एक वजह है, वो थोड़ी देर बाद आपके सामने बात ओपन होगी, लेकिन मैं एक वजह से बात कर रहा हूं। कमोडिटी मार्केट में डायरेक्टली जाऊंगा तो क्या बात होगी वो आप थोड़ी देर में सुनेंगे। तो एक तो चीज आपने देख लिया कि जब आप सोना चांदी में डील कर रहे हैं तो आपको हैंड टू हैंड डील करना है, यानी कि उसके अंदर क्रेडिट नहीं हो सकता। यानी आप अगर सोना खरीद रहे हैं पैसे दे करके, आप सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोने का बिस्किट खरीद रहे हैं या सोने का जो भी सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन और लिमिटेशंस के हिसाब से आदमी करे कानून के तहत, तो फिर क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर हैंड टू हैंड लेना जरूरी है। लेकिन बाकी दूसरे मेटल्स में आप डील कर रहे हो, सपोज करो आप आयरन खरीद रहे हो, हाँ 100 किलो आयरन खरीद रहे हो, स्टील खरीद रहे हो, कॉपर खरीद रहे हो, निकल खरीद रहे हो, तो यहां पर हैंड टू हैंड का कायदा जरूरी नहीं है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेट पेमेंट भी हो सकता है। और इसके अंदर एक चीज लेकिन है जरूरी, वो है कि खरीदो फरोख्त बेचने से पहले आपके पास पोजेशन होना चाहिए। बेचने के लिए आपके पास पोजेशन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यहिल्लु, हदीस के हम आगे के अल्फाज के हलाल नहीं है, उसके अंदर आगे आता है वला रिबहु मालम तजमन, कि नफा हलाल नहीं है जब तक कि जमानत में ना लिया जाए, यानी कि पोजेशन जब तक ना हो तब तक नफा हलाल नहीं होता। वला बैउ मा लैसा इंदक, और जो बेचना वो जो तुम्हारे पास नहीं है, पोजेशन होना लाजिम और जरूरी है। मतलब कि मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैंने वहां से ही वहीं बेच दिया, खरीदा सामने वाले के ही गोडाउन में है, सामने वाले के ही पोजेशन में है, आपने खरीदा और वहीं के वहीं से बेच दिया, तो ये जायज नहीं है। यानी कि आपको उसमें पोजेशन लेना जरूरी है, यानी कि आपके गोडाउन में आना जरूरी है, आपके पोजीशन में आना जरूरी है। इसमें आप देखोगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुतालिक कई हदीसें हैं। मैं 3 हदीसें यहाँ पे जिक्र है, लेकिन अब आते हैं इसके अंदर एक डिफिकल्टी का सोल्यूशन। उलमा इकराम ने एक सोल्यूशन ये बताया है कि सपोज करो कि अगर सामने वाले ने थर्ड पार्टी गोडाउन में रखा है, यानी कि मिसाल के तौर पे आप जिसके पास से वो मेटल खरीद रहे हो, उसके गोडाउन में नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी वेयर हाउस होता है, कभी गवर्नमेंट का गोडाउन होता है, कभी कोई ऐसी पार्टी होती है जो वेयर हाउस फैसिलिटी दे रही है, उसके पास है। तो अगर मान लो बायर अपने नाम पे गोडाउन का मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर लेता है, या उसकी जो गोडाउन का जो पेमेंट है उसकी रसीट इसकी तरफ से हो जाती है, पेमेंट उसके तरफ से हो, तो ये गुंजाइश है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अगर ट्रांसफर कर दिया जाए और उसके अंदर अगर थर्ड पार्टी है, यानी कि मिसाल के तौर पे थर्ड पार्टी है, आप फर्स्ट पार्टी हो गए बायर जिसके पास से आप खरीद रहे हो, सेकंड पार्टी हो गए, लेकिन दोनों का नहीं बल्कि एक तीसरे किसी का अगर गोडाउन है, तो उसके अंदर पोजेशन आप वहां से वहां पे भी यानी कि थर्ड में ही पड़ा हुआ है, बेचने वाले के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट था, अभी खरीदने वाले के नाम पे आ गया, तो ये एक वर्क अराउंड है। अच्छा, सब लोग ध्यान से सुनो, देखो ये बात हम लोग जो सुनते हैं ना, आप लोगों ने शायद कई बार इस स्ट्रीम में और दूसरी स्ट्रीम्स में सुना होगा कि पोजेशन होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए। तो शेख ने अभी जो एक्सप्लेन किया कि पोजेशन के अंदर अलग अलग चीजों में पोजेशन अलग अलग तरह से होता है, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इज़ा इश्तरैता बैअन फला तबीहु हत्ता यक़बिदा, कि जब तुम कोई चीज खरीदो प्रोडक्ट, तो उसे मत बेचो यहां तक आके उसे उसका कब्जा ना ले लो। तो कब्जा लेने के ताल्लुक से जो शेख ने बातें बताई, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आप सबको बताऊं कि हमारा डिस्कशन जो है ना, हम लोग इंशाल्लाह 10 मिनट में शुरू करेंगे। मैं ये कमोडिटी मार्केट का टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं और इसके बाद में हम पोजीशन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ओपन तिजारत के टॉपिक पर। तो हम ये आज ये पोजीशन के ताल्लुक से बात देखें। अब सुनो क्या है हकीकत आज की कमोडिटी मार्केट की, बहुत सैड हकीकत बता रहा हूं। जो कमोडिटी मार्केट है करंटली, उसके अंदर सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से ट्रेडिंग होती है, सिर्फ, मतलब कि फिजिकल ट्रेडिंग होती ही नहीं है। तो जो लोग हमें सवाल पूछते हैं ना कि भाई जो कमोडिटी मार्केट के जो एप्स है, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे MCX वगैरह, और आजकल तो ओपन हो गया है, आजकल तो तकरीबन आपको एप्स में कमोडिटीज भी मिलते हैं।
तो वो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए मिलते हैं। यानी कि क्या है मामला, जो शेयर मार्केट के अंदर आप देखोगे कि शेयर मार्केट में फिर भी सब कुछ सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन से नहीं होता है। एक्चुअल फिजिकल जो एक्चुअल शेयर है उसकी भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में फिजिकल कमोडिटी की ट्रेडिंग होती ही नहीं है, सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए होती है। और ये जो लोग जानते हैं, जो लोग इसमें हैं वो लोग तो जानते हैं कि फिजिकल कमोडिटी से नहीं ट्रेड हो सकते। यहां तक कि स्पॉट मार्केट वगैरह भी बोलते हैं, वो भी टर्म्स दूसरे तरह से इस्तेमाल होते हैं। उसके अंदर भी ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअल फिजिकल वहां पे ट्रेडिंग हो रही है। अब जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को नहीं जानते, तो ये टॉपिक मैं उनके लिए बताऊंगा। ये जो डेरिवेटिव्स है, ये आज के जमाने की जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उसका बहुत बड़ा कैंसर है। और मैं ये बताऊं कि बहुत बड़ी बीमारी है ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर बाज लोग हम पे सवाल उठाते, बोले आप लोग क्यों गलत बोलते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, क्या जमाने के हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे? तो मैं आपको बताऊं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है। चलिए मैं आपको बस 2 मिनट बाद बताऊंगा। पहले मैं कमोडिटी मार्केट की कुछ चीजें बता दूं, फिर मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस पे जाऊंगा। इस वजह से कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं आज। कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, और करना है तो फिजिकल कमोडिटी में जाके करो, फिजिकल ट्रेडिंग करो, कोई मना नहीं है। कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि फिजिकल ट्रेडिंग के अंदर आप कर सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। फिजिकल ट्रेडिंग के कई ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको ये बताता हूं। फिजिकल ट्रेडिंग के अंदर आप ऑनलाइन टेंडर्स होते हैं, ऑनलाइन टेंडर्स निकलते हैं, वो जाके उसमें खरीद सकते हो मेटल्स को। पैसे इन्वेस्ट करना है तो वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पर। प्राइस बढ़ने के बाद बेच सकते हो, उसकी स्टडी करो, उसके बारे में फिजिबिलिटी चेक करो, तो टेंडर्स में आप जा सकते हो। लोकल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं, स्क्रैप लेते हैं, सप्लायर को बेचते हैं, या स्क्रैप खरीद करके खुद सप्लाई करो, कंपनीज को सप्लाई करो, जो कंपनीज को मेटल्स होते हैं रिक्वायर्ड होता है, कंपनीज को जो मेटल रिक्वायर्ड होता है, तो जो उसके सप्लायर्स होते हैं, या तो सप्लायर को बेचो या तो खुद जाके बेचो उस कंपनी को, या कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, मेटल प्रोडक्ट्स, उसको सेल कर सकते हैं। और कभी कभार छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, प्रोडक्ट्स लाइक वायर है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज है। मेटल के सॉल्ट्स का काम है, जिंक सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, निकल सॉल्ट, ये सब सॉल्ट्स का काम है, जो मेडिसिन से लेके फर्टिलाइजर तक काम कर सकता, ये चीज है। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हो कि सॉल्ट्स का प्रोसेस क्या है, यहां तक कि मैंने कुछ डीलर से बात किया तो वो बताते हैं कि भाई छोटे मोटे जो मैन्युफैक्चरर बनने का काम तो 50 लाख की भी आदमी फैक्ट्री डाल सकता है, उससे भी कर सकता है आपको, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस उसमें चाहिए। यानी कि फिजिकल ट्रेडिंग करो, या तो पार्टनरशिप करो, या तो उसके साथ इन्वेस्ट करो, या फिर उस तरह से मेटल खरीदो, उसको स्टॉक स्टोर रूम में, उसको गोडाउन में रखो, बेचो, यानी ये सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो कमोडिटी एक्सचेंज है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चलिए मैं फिर से बताता हूं आपको उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहले तो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या भला है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और जो लोग बोलते हैं कमोडिटी मार्केट के बगैर दुनिया कैसे चल सकती है, तो उनको पता होना चाहिए कि 1960s में इंडिया में कमोडिटी मार्केट बंद कर दी गई थी, और तकरीबन 2003 में जाकर फिर से स्टार्ट हुई, और जिस टाइम पर एमसीएक्स वगैरह भी फॉर्म हुआ वगैरह, तो 2003 में जाकर स्टार्ट हुई। और आप अगर कमोडिटी के कोई भी ऐप में जाओ, तो मैंने खुद इस चीज को ये जो चेक किया, तो कमोडिटी के अंदर कोई भी कमोडिटी का पोजीशन नहीं मिल रहा है, कोई भी, सिर्फ एक कमोडिटी का पोजीशन मिल रहा था। पोजीशन मिलना यानी कोई कहे कि नहीं मुझे पोजीशन चाहिए, पहले तो फ्यूचर्स के जरिए ट्रेडिंग है। फ्यूचर्स क्या है मैं बताने वाला हूं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लेकिन यहां पर सिर्फ गोल्ड के अंदर जाके पोजीशन का ये दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं लोकेशन है अहमदाबाद, और ये स्क्रीनशॉट 4 अक्टूबर को लिया गया है, तो उसके ना प्राइस और क्लोजिंग प्राइस वगैरह सब लिखा हुआ है, क्वांटिटी और प्राइस। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि ये चीज के अंदर फिजिकल पोजीशन का कंसेप्ट ही नहीं रहा आज। अभी चलिए मैं आप सबको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के टॉपिक में थोड़ा सा अंदर ले आता हूं, और हम लोग उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे आखिर में क्या प्रॉब्लम है। सोचो कि एक आदमी 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ जाता है, और हम लोग देखते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शेयर मार्केट में भी चलते हैं, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कमोडिटी मार्केट में भी चलते हैं। तो एक आदमी 1 लाख रुपए लेकर शेयर मार्केट में जा रहा है। अब कितने शेयर खरीद लेगा? वो शेयर खरीदेगा, अगर सपोज करो 1 लाख रुपए से अगर 100 रुपए का शेयर है, 1000 शेयर खरीद लेगा। चलो इन्वेस्ट किया उसने, हलाल शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हराम शेयर्स नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट का हम तीसरे हफ्ते में डिस्कशन करने वाले हैं, और कुछ डिस्कशन ऑलरेडी पिछले उसमें आ चुका है। तो पहला हमने देखा कि वो इन्वेस्टमेंट लेके गया, लेकिन एक दूसरा शख्स है, वो 1 लाख इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, वो शेयर नहीं खरीदता है, वो शेयर खरीदने का ऑप्शन खरीदता है। ऑप्शन सपोज करो उसे 5 रुपए में मिल रहा है, मिसाल के तौर पर 5 रुपए में मिल रहा है। इस तरह से उसने 20,000 शेयर्स का ऑप्शन खरीदा। ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, सुनो। ऑप्शन का मतलब यह है कि वो शेयर नहीं खरीद रहा है, शेयर के प्राइस को एक तरह से खरीद रहा है। मतलब क्या कि मिसाल के तौर पे 1 महीने तक अब उसको शेयर 100 रुपीज में मिलेगा, शेयर का भाव 110 हो जाएगा तो भी 100 में मिलेगा, 90 हो जाएगा तो भी 100 में मिलने का ऑप्शन है, यानी कि इख्तियार है। ठीक है, इख्तियार है उसके पास। क्या चीज का इख्तियार? कि उसे शेयर को वो 100 रुपए में ले सकता है। मतलब क्या
कल भाव बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है शेयर का भाव। उसी तरह जो कमोडिटी है उसका भाव बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो वो बढ़ना घटना जो भी हुआ, आपने जब उसका भाव खरीदा कि मैंने भाव पे पैसे लगाया, क्या पैसे लगाए, 5-5 रुपए मैंने लगाया एक एक शेयर के। ये भाव वेरी होता है बायर एंड सेलर दोनों के म्यूचुअल अग्रीमेंट से, जो मार्केट जिस तरह से है उसके हिसाब से ये चेंज होगा। 5 रुपीज का ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। नॉर्मली एक मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया, सपोज करो 5 रुपए। अब 5 रुपए में वो कितने शेयर्स पे असर डाल सकता है? अपना असर 20,000 शेयर्स पे डाल सकता है। और 20,000 शेयर्स में सपोज करो कि भाव बढ़ गया, सपोज करो कि भाव सचमुच 100 रुपए का 110 रुपए हो गया। जब 110 रुपए भाव हो गया तो फिर जिसने 1 लाख रुपए लगाया था उसके शेयर्स हो गए 1,10,000 के, उसका नफा हो गया 10,000 का। लेकिन ये जो दूसरा वाला शख्स है जिसने 5-5 रुपए लगाया था और इस तरह से 20,000 शेयर्स का भाव खरीदा, सिर्फ भाव खरीदने का मतलब कोई कहे क्या है भाई, भाव खरीदना ये क्या चीज है? भाव खरीदना यानी कि भाव पे पैसे लगाया उसने, भाव पे पैसे लगाया। ये आपको मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूं, जुआ है। भाव पे उसने जुआ खेला। अच्छा, पता होगा कि आपको पता है क्रिकेट के बहुत सारे जो बेटिंग के ऐप्स होते हैं कि क्रिकेट के ऊपर कोई बेटिंग कर रहा है, वो लोग ऐसे बताने की कोशिश करते हैं अपने एड्स में जैसे कि प्लेयर बन रहे हो। कोई प्लेयर वेयर बन नहीं रहा होता है, वो सिर्फ प्लेयर जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके उसके ऊपर पैसे सट्टा बेटिंग लगा रहा होता है, वो कोई प्लेयर नहीं होता है। उसी तरह ये जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग शेयर होल्डर नहीं होते हैं, ये बस शेयर के भाव के ऊपर एक तरह का सट्टा खेलते हैं। मैं बहुत रफ जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं, एक टाइप का जुआ खेलते हैं ये लोग, जिसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कहते हैं, वो उसे हम समझ लेते हैं आज। तो समझ लो ये आदमी जिसने पैसे लगाया था 5 रुपए कह करके कि 100 रुपए का भाव, ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं उसको, 100 रुपए का भाव एक महीने के लिए, अब एक महीने में भाव हो गया 110। जब 110 हो गया तो वो 20,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई? जो 20,000 है नहीं, 20,000 की कीमत, हाँ 20,000 पे जो उसके कहने के लिए उसने लगाया था, हाँ कहने के लिए लगाया था, तो वो 20,000 शेयर्स की वैल्यू हो गई 22 लाख। अब वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? उसको इख्तियार मिल गया। क्या इख्तियार मिल गया? कि तुम ये 22 लाख में ये 20,000 शेयर खरीद लो। अब यहां पे आती बात कि खरीद लो का मतलब उतने पैसे तो चाहिए ना, 20,000 शेयर खरीदने के लिए 22 लाख रुपए, उसे 20 लाख तो चाहिए, 100 रुपए के भाव से खरीदेगा, 20 लाख तो चाहिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअल ट्रेडिंग ही नहीं है, ये सिर्फ एक जुआ है। इस वजह से वो लोग कहते हैं पैसे लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाव 2 लाख बढ़ गया, ये लो तुम्हारा फायदा। घट गया, पैसे दो, पैसे दो, मार्जिन मनी, पैसे दो ताकि तुम्हारा उसमें लॉस पूरा हो। अब ये समझना होगा, समझो यहां पे ऑप्शन में इख्तियार है, ऑप्शन में इख्तियार है, यानी भाव अगर गिर गया तो आप बोल सकते हो कि नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, चलो नहीं खरीदोगे तो 2 लाख नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपके जो 5 रुपए आपने लगाए थे वो तो गए ना। वो 5 रुपए क्या चीज के लिए लगाए थे? कि एक महीने तक आपको 100 रुपए का भाव मिलेगा, एक महीने तक 100 रुपए का भाव मिलेगा, इसके ऊपर लगाए थे। अब वो भाव गिर गया 90 रुपए हो गया, तो आप 100 रुपए में तो खरीदने वाले नहीं हो, क्योंकि अगर आप 100 रुपए में खरीदोगे तो आपका हो जाएगा लॉस, 2 लाख का लॉस हो जाएगा। यहां पे तो 1 लाख जा रहे हैं तो आप 1 लाख को जाने दोगे। लेकिन बात को समझो, बात को समझो, जब फायदा होता है तो जो 2 लाख का फायदा था उसमें से 1 लाख माइनस करना पड़ेगा। जो जुए पे पैसे लगाया था उसने शुरू में, वो तो माइनस होगा कि नहीं होगा? तो वो तो गए, यानी कि 2 लाख में से फायदा क्या हुआ? 1 लाख, करेक्ट। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे वही 10 रुपए का भाव बढ़ा तो मिस्टर ए जिसने पैसे लगाया था शेयर मार्केट में, 1 लाख के शेयर लिया था, उसका तो 10,000 का फायदा हुआ और मिस्टर बी का 1 लाख का फायदा हो गया। ग्रीन में देख रहे हो नीचे 1 लाख का फायदा हुआ था 2 लाख का, लेकिन क्योंकि 1 लाख रुपए उसने दिया था वो भाव खरीदने के लिए, वो माइनस करेंगे तो एक्चुअल फायदा हो गया 1 लाख का। लेकिन जब भाव गिर जाते हैं तो मिस्टर ए के भाव 90 रुपए हो गए शेयर का, तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 90,000 हो गई। इनका लॉस कितना हुआ? 10,000 का लॉस हो गया। आज की तारीख में लॉस है, कल हो सकता है भाव फिर से बढ़ जाएंगे और उसका लॉस वो कवर भी कर सकता है। लेकिन मिस्टर बी जिसने सिर्फ भाव पे पैसे लगाया था, शेयर नहीं खरीदा था, उसने सिर्फ भाव पे पैसा लगाया था, तो अब क्या हो गया? उसका प्राइस जब हो गया 90 रुपए, तो फिर वो 90 रुपए में खरीदेगा नहीं, वो इस ऑप्शन को गवा देगा, यानी कि कुछ भी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। यानी इख्तियार जो ऑप्शन था उसके पास कि चाहे तो ले सकते हो, तो वो फोर्स नहीं उसके ऊपर, नहीं लेगा वो। लेकिन 1 लाख रुपए तो गए, तो उसका लॉस कितना हो गया? सीधा सीधा 1 लाख का हो गया। और क्या आगे भाव बढ़ेगा तो कुछ फायदा है? नहीं फायदा, क्योंकि वो 1 महीने के लिए था, वो गेम जो थी ना पूरा जुआ 1 महीने का जुआ था। या अगर उसने 2 महीने के लिए जुआ खरीदा तो जो 2 महीने का होगा उसका उतना पैसा देना पड़ेगा। वो जितना भी पैसा देगा उसको उसका मार्जिन उतना कम होते जाएगा। तो यहां समझना क्या है, जो आप लोग सुनते हो ना कि जो फला शख्स गए शेयर मार्केट में पूरे पैसे गवा दिए, वो कैसे गवा जाते हैं?
ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में। अब आते हैं फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में क्या है, ये फ्यूचर्स यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब जो इख्तियार था ना ऑप्शंस में, यहां पे इख्तियार नहीं है, यहां पे तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे रोज रोज भाव चेंज हो रहे हैं, तो आपको उतना पैसा जैसे कि डिपॉजिट डिपॉजिट रखना पड़ेगा, मार्जिन मनी, कि जिसके अंदर आपके मार्जिन मनी में से पैसे कम होंगे मार्क टू मार्केट, यानी मार्केट का भाव जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो आपके डिपॉजिट में से कम होते जाएंगे, और नहीं ये पैसे तो फिर सीधा फॉरफिट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और मान लीजिए बढ़ रहा है मामला, तो फिर आपका प्रॉफिट में हो आप। तो यहां पर अगर सोचिए कि यही चीज के अंदर अगर ये भाव जो 10 रुपए गिर गए, तो मिस्टर ए के तो 10,000 का लॉस हुआ, लेकिन मिस्टर बी को तो खरीदना ही पड़ेगा, यानी कि उसका 2 लाख का लॉस होगा, प्लस उसके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस जो देगा वो अलग जाएंगे। ब्रोकरेज चार्जेस ऑप्शन से कम होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रोकरेज चार्जेस, उसके ऊपर जीएसटी, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह सब मिला करके उसके पैसे का लॉस होगा। 2 लाख तो डायरेक्ट लॉस हुआ, यानी कि उसको 1 लाख जो लगाया था वो तो गए, और 1 लाख घर से लाकर देना पड़ेगा कि मेरे पैसे गए, तो फिर अब उसको और 1 लाख लाके देना पड़ेगा, प्लस ब्रोकरेज वगैरह। तो ये हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मामला देखा। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मामला क्या है, ये टोटली हराम है, इसमें कोई शक नहीं, ये जुआ है। यानी कि ये कोई शेयर्स में ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा है, या कमोडिटी मार्केट के ना कोई कहे कि मैं कमोडिटी में ट्रेडिंग कर रहा हूं, वो असल में कमोडिटी में ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा है, कमोडिटी के भाव के साथ जुआ खेल रहा है। कमोडिटीज के भाव बढ़ने वाले घटने वाले हैं, फिर उसके बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टडीज बनाते हैं। भाई जुए वालों की भी कुछ ना कुछ स्टडीज, कुछ ना कुछ वो प्रेडिक्ट करो भाव बढ़ने वाले घटने वाले हैं, उसके ट्रेंड्स देखो, उसका ये फला फॉर्मूला। बट फैक्ट क्या है ना, ये सब जुआ है, और इसके अंदर कोई रियल नॉलेज के ऊपर बेस्ड यहाँ पे कोई कहे कि है तो नहीं, ऐसा नहीं है ये मामला, ये पूरे जुए का मामला है, और ये इस तरह से आपको काम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं। और आप लोग पावर पॉइंट में देखें, पावर पॉइंट ये देखो, ये इसकी कहानी देखो, ये कितनी दर्दनाक कहानी है, और ये देखो कितनी ओपन चीज है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 1 साल के अंदर, इंडिया की बात है कि जो छोटे छोटे जो घर होते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 60,000 करोड़ उन्होंने गवाया, 60,000 करोड़। हाँ, 1 साल के अंदर 60,000 करोड़ गवाया है। और ये किसकी रिपोर्ट है, ये सेबी की रिपोर्ट है, जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो उसकी रिपोर्ट है ये, 60,000 करोड़। और होता क्या है ना, बड़े बड़े प्लेयर्स, बिग फिश होती है, जिनके पास कई बार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास एडवांस इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास कुछ खबरें वगैरह पहले पहुंचती है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ उसके इस तरह से होते हैं कि मूवमेंट वो लोग कर रहे हैं, सब लोग उसमें दौड़ पड़ते हैं, फिर सडनली भाव गिरते हैं वगैरह। तो ये सारी चीजों में वो लोग कमाते हैं, और छोटे छोटे लोग इसमें अक्सर गंवाते हैं। और देखो इसके अंदर ये बात देखिए, ये 1 दिन के अंदर कितना ट्रेड हुआ, 1 दिन की बात हो रही है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये बात है कि 1 दिन में 75,000, जिस वक्त का ये 2001 का मेरे पास, 2021 की मेरे पास ये रिपोर्ट है, 2021 की बात है, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूं। एक ही दिन के अंदर उस दिन 75,000 करोड़ का जो शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग 75,000 करोड़ हुई थी। उसी 1 दिन के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग 22,75,000 की हुई थी करोड़। यानी क्या, 1 दिन के अंदर जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग 75 लाख करोड़ की हुई, उसी मार्केट के अंदर फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की ट्रेडिंग कितनी हुई, 22,75,000 करोड़। यानी 100% में से 96% फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग हुई, 4% शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। अब जाहिर सी बात है, आप खुद इस मिसाल में देखो कि यहां पर ये एक आदमी जो 1,000 शेयर खरीद रहा था, हाँ, 1,000 शेयर खरीद रहा था, अपना असर जब बेचेगा तो कितने शेयर बेच रहा है, 1,000 शेयर खरीदा तो बेचा, तो उसने 1,000 शेयर बेचा। मार्केट पे कितना असर डाला उसने, 1,000 शेयर जितना असर डाला। लेकिन वो जो उसने सट्टेबाजी के तौर पर 5-5 रुपए से शेयर्स के अंदर ऑप्शंस के तौर पे इन्वेस्ट किया, वो 20,000 शेयर्स पे अपना असर डाल रहा है। यानी मार्केट के गिरने में ये 20,000 शेयर जब बेचेगा वो, तो वो मार्केट पे उतना असर डाल रहा है, क्योंकि जब बेचते हैं बहुत सारे लोग एक साथ में तो मार्केट गिरती है, और बहुत सारे लोग खरीदते हैं तो मार्केट चढ़ती है। तो यहां पर क्या है कि वो 1 ही लाख रुपए से वो मार्केट पे कितना असर डाल रहा है, 20,000 शेयर्स का असर डाल रहा है, जबकि उसकी हकीकत में कैपेसिटी कितनी थी, 1,000 शेयर की कैपेसिटी थी। इस तरह से क्या होता है, आपने देखा कि किस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, यानी वॉल्यूम कंपेयर करो, और ये जो एक है, ये मिसाल यही है, ये जीरोधा के जो ओनर है, उसके आर्टिकल है, उसने बताया कि भाई, उसने बता रहा है कि ये जो एक्चुअल साइज होती है ना इंडियन कैपिटल मार्केट की, बहुत मीगर है, और ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है तकरीबन, हाँ, ज्यादातर, थोड़ा सा असर, लेकिन वो क्या होता है, थोड़े लोगों पर भी वो पूरे मौजें जो चलती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मौजें,
उसके अंदर क्या होता है, सब पर असर पड़ता है। उसी तरह कमोडिटी मार्केट्स में जो देख रहे हो आप के प्राइसेस जितना फ्लक्चुएट होते हैं, इतना ज्यादा चढ़ना उतरना, इतना ज्यादा गिरना चढ़ना, ये क्यों हो रहा है? ये दुनिया के अंदर जो कमोडिटी मार्केट में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका असर रियल कमोडिटीज पे भी पड़ता है, उस चीज का असर। और उसकी वजह से क्या होता है कि चढ़ना उतरना पर उतना बड़ा असर होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं। वो हकीकी बिजनेस तो होता नहीं है, तो वॉल्यूम्स उसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से डेरिवेटिव्स को टाइम बॉम्ब कहा गया है, फाइनेंशियल मार्केट्स का टाइम बॉम्ब कहा गया है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बहुत सारी चीजें मार्केट में प्रॉब्लम होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेडिंग की वजह से। और उलमा के फतवे हैं, आप इस्लामिक फिक काउंसिल का फतवा है, और उसी तरह यानी आपको इसमें कई सारे फतवे मिलेंगे कि वो कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल भी जायज नहीं है। अब एक और फनी चीज सुनो, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या है? कोई चीज बेचने के लिए होना जरूरी है ना, मतलब पोजेशन होना तो दूर की बात, पोजेशन तो होना चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास होना तो चाहिए ना। ये जो कमोडिटी मार्केट, ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है ना, ये दुनिया के अंदर आप बेचने से पहले, खरीदने से पहले बेच सकते हो। मतलब आप किसी दिन सुबह में उठकर जाते हो मार्केट में और बोलते हो कि आज मुझे बेचना है, तो अगर आप कोई दूसरी दुनिया की फिजिकल मार्केट में जाओगे, मुझे बेचना है, तो कोई भी बोलेंगे क्या बेचना है तुम्हारे पास? बोले नहीं है नहीं, लेकिन बेचना है। ऐसा तो नहीं होता है ना दुनिया में, लेकिन ये दुनिया में होता है। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया में ऐसा होता है कि आपका खरीदने से पहले बेच दो। वो लोग कहते हैं फैसिलिटी है, लो बेचो, खरीदे नहीं, बेच दो, बाद में खरीद लेना। तो ये क्या है? इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब आपके पास है नहीं लेकिन बेचने का है नहीं लेकिन बेचने का है। तो यहां पर तो अभी तक जुआ तो था ही, जुए का एंगल, लेकिन एक और चीज हो गई यहां पर कि जो चीज है नहीं वो मत बेचो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो यहां पे हदीस का प्रैक्टिकल देख रहे हो कि ये जो जिस तरह से शॉर्ट सेलिंग से होता क्या है, जब मार्केट गिर रही है ना, तो क्या करते हैं लोग, बेच देते हैं, जा करके बेच देते हैं। फिर बेचने के बाद और गिरेगी तब खरीदेंगे। तो उनका क्या होगा? सपोज करो उन्होंने 100 रुपए में बेच दिए, अब मार्केट गिर के 90 पे आई तो 90 पे खरीदेंगे, फिर 90 पे फिर से बेच देंगे, फिर 80 पे आए तो फिर से खरीदेंगे। तो इस तरह से तेजी से जो गिरती हुई मार्केट तेजी से गिरती है, और फ्लक्चुएशन इस तरह से बहुत, चढ़ती हुई मार्केट तेजी से चढ़ती है कि पहले खरीदेंगे फिर बाद में बेचेंगे। इस तरह से वो लोग करते हैं। तो ये पूरी दुनिया एक बहुत ही गड़बड़ वाली दुनिया है। और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए कोई बहुत उम्मीदवार यहाँ पे आज का पोस्टर देखकर आया होगा, तो बहुत अफसोस के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि कमोडिटी ट्रेडिंग की जो कमोडिटी मार्केट है उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। कमोडिटी मार्केट के ना, और क्या है सुनो, और एक कहानी सुनो। अब आप सोचो, यहां पर वो कमोडिटी है, मिसाल के तौर पर सुनो सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। सपोज करो 1000 किलो स्टील रख दिए है गोडाउन में, और ये कहने के लिए अंडरलाइन प्रोडक्ट बोलते हैं। अंडरलाइन मतलब वो स्टील 1000 किलो स्टील गोडाउन में रखे हुए, कहने के लिए गोडाउन में रखे हुए, और फिर उसका फ्यूचर निकलता है कि भाई, और यह ऑप्शन निकलता है कि तुम ये 1000 किलो स्टील खरीद रहे हो और फिर बेच रहे हो, उसका भाव खरीद रहे हो, यानी खरीद रहे हो, रियल खरीदे नहीं, भाव खरीदे बेचे। तो बोलते हैं भाव खरीदने के लिए भी तो होना चाहिए ना गोडाउन में, वो कहते हैं। लेकिन लोग जब सिर्फ भाव खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसी को भी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो लोग गोडाउन में आपके लिए कितने टाइम तक रखेंगे? मतलब गोडाउन में वो लोग स्टील क्यों रखेंगे जब किसी को स्टील लेने में इंटरेस्ट नहीं है? रस्म अदा करने के लिए था ना। इसी वजह से बहुत सारे लोग ये चीज आर्टिकल्स में लिख रहे हैं, बोले कि ऐसा ये जो फ्यूचर्स की, जो कमोडिटीज की फ्यूचर्स की मार्केट चलती है ना, उसके पीछे कोई प्रोडक्ट ही नहीं होता है गोडाउन में। क्योंकि क्यों रखेगा कोई? अच्छा, कोई पोजेशन जब लेता ही नहीं है उसका, कोई कहे ना पोजेशन लेने का, फ्यूचर ऑप्शन, इसके बारे में क्या है, लोग सिर्फ पैसे सेटल कर डालते हैं कि ये नफा हो गया, नुकसान हो गया, इस तरह से सेटल कर देते हैं। तो यहां पर कहने के लिए रस्मी तौर पर हो सकता है कहीं कुछ होगा, लेकिन इन रियलिटी उसकी कोई जरूरत नहीं है उसका कोई असर नहीं है। इस वजह से प्रोडक्ट, जो अंडरलाइन प्रोडक्ट है, वो नेम सेक होता है या गायब होता है। जैसे आपको करेंसी की कहानी पता है ना, कि करेंसी पहले क्या था? रसीद थी। जो नोट है ना, रसीद थी। लोग अपना सोना रख देते थे बैंक्स में, सो कॉल्ड बैंक्स में, जो डीलर है, और बैंक उनको रसीद देता कि तुम्हारा इतना सोना मेरे पास है। वो रसीद से लोग लेकर के दूसरी जगह जाते, और फिर इस तरह से लोग रसीदें ही आपस में बदलने लगे। और फिर बैंक्स ने देखा कि किसी को सोना लेने में इंटरेस्ट नहीं है, तो बैंक्स ने सोना कम था और ज्यादा रसीदें दे दी। फिर होते होते एक वक्त आया कि सोना ही गायब कर दिया, कहा कि सिर्फ रसीद में काम करो, जो नोट्स है हमारी, जिसके पीछे सोना हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन अभी फियाट करेंसी है कि सोना गायब है। उसी तरह से यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पीछे स्टील था एक जमाने में कहने के लिए,
लेकिन आज के जमाने में बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं रियल में कोई स्टील व्हील है ही नहीं, बस ये सट्टाबाजी ऐसे ही चल रही है, और है तो भी नेम सेक है, थोड़ा है। पूरा के पूरा जितना वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हो रही है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, उसमें रियल में क्या है। तो ये हमने इसके ताल्लुक से कुछ बातें देखी आज।